रिगार्डिंग लेक्चर लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्पीड ऑफ साउंड की डेरिवेशन देखी थी, उसके अलावा आइसोट्रोपिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने रिवाइज किए थे, और स्पीड ऑफ साउंड देखा था, और ये ग्राफ हमने फर्दरमोर देखा था व्हिच शोज कि कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स को अकाउंट में लेना क्यों जरूरी है एट हायर मार्क नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल CD चेंज होता है, एंड सेकेंडली CD रेनॉल्ड नंबर इंडिपेंडेंट भी हो जाता है एट हायर मार्क नंबर्स। कैटेगरीज ऑफ, अगर हम कंप्रेसिबल फ्लोज की बात करें तो काफी है, वैसे तो हम काफी कैटेगरीज बनाते हैं, बट सोर्स की स्पीड के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ये कि आपका जो बॉडी है या फ्लूइड है, मोशन इज रिलेटिव, तो आइदर यू कैन टॉक अबाउट के जो, लेट्स टॉक अबाउट एयरप्लेन, आइदर वी कैन से कि एयरप्लेन मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, और वी कैन से फ्लूइड मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। तो विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड। अगर आपका फ्लूइड स्टेशनरी है और साउंड का ये सोर्स है, तो साउंड किस तरह ट्रेवल करेगी, ट्रेवल्स विद स्पीड c, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वो आपको पता है साउंड ट्रेवल्स इन एवरी डायरेक्शन, तो अगर हम 3D में देखें तो इट ट्रेवल्स इन स्फीयर, अगर हम इसे 2D में देखेंगे तो इट ट्रेवल्स इन अ सर्कल, वेव फ्रंट ये बनता है सर्कुलर। तो आफ्टर 1 सेकेंड साउंड वेव जो यहाँ इमिट हुई थी वो कहाँ पहुंच चुकी होगी, इस C रेडियस के एक सर्कल तक पहुंच चुकी होगी, इसके इस बाउंड्री तक, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सो C मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2C, तो वो इस सर्कल तक पहुंच चुकी होगी आफ्टर 3 सेकेंड इस सर्कल तक। सो दिस इज हाउ साउंड वेव्स वुड बिहेव इन अ स्टेशनरी मीडियम। अब लेट्स से फ्लूइड इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी v, एक्चुअली इसमें सोर्स ये, चलो वापस सॉरी सोर्स में ही आ जाते हैं। जो साउंड एमिट कर रहा है सोर्स, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। इन द एंड उसने जो एमिट की है वेलोसिटी, सॉरी साउंड वेव, वो यहां की है। 1 सेकेंड पहले वो यहां था सोर्स, एक और सेकंड पहले यहां था, इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा v, इनमें भी v का डिस्टेंस है। स्टार्ट वो यहां से हुआ है, उसने एक साउंड वेव एमिट की, फिर इस पॉइंट पे आके एमिट की, फिर इस पॉइंट पे आके, फिर इस पॉइंट पे आके, तो ये जो ये पॉइंट्स है ये आफ्टर एवरी सेकंड है, v वेलोसिटी है, तो ये डिस्टेंस कितना है v, इस और इसमें कितना है 2v, इसमें और इसमें कितना है 3v। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना सोर्स की पोजीशन, इट इज फॉर एवरी सेकंड। एंड सिमिलरली जो हम ये सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, इट शोज यहाँ पे इसने जो एमिट की थी वेव, साउंड वेव, अब वो 1 2 3 यहाँ तक हमारी बॉडी पहुंच चुकी है, जो इसने अभी एमिट करनी है एक और वेव, ये वाली अभी एमिट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अभी इसी वक्त हमारी बॉडी इस पॉइंट पे पहुंची है। अब यहाँ पे तो जो एमिट की थी 3 सेकंड बाद, वो इस सेंटर के हिसाब से अगर मैं 3C का एक सर्कल बनाऊं तो साउंड वहां तक पहुंच चुकी है। इसके बाद यहाँ पे एमिट की और उसको ट्रेवल करने का 2 सेकंड्स मिले इस वेव को, तो इस सेंटर के अबाउट 2 सेंटीमीटर 2C का अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो साउंड वेव वहां तक पहुंच चुकी है जो यहाँ पे एमिट हुई थी। तब जब हमारी बॉडी, हमारी जो एयरप्लेन, हमारा जो बॉडी जो भी है एयरप्लेन है लेट्स से, वो यहाँ तक पहुंच चुका है, तब साउंड वेव यहाँ पे जो एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंच चुकी है, जो यहाँ एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंच चुकी है, और जो यहाँ एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंच चुकी है, और जो यहाँ एमिट हुई है वो अभी सिर्फ इसी पॉइंट पे है, क्योंकि वो अभी राइट नाउ एमिट हुई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वेव्स इकट्ठी हो रही हैं, साउंड वेव्स, और यहाँ पे वो एक दूसरे से दूर हो रही है। बट स्टिल अगर मैं सफिशिएंट टाइम दूं तो इस बॉडी के हिसाब से वेव्स फॉरवर्ड ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, इससे फॉरवर्ड वेव ट्रेवल की हुई है। नाउ वी टेक अ सिचुएशन जब हमारा एयरप्लेन है वो स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रेवल कर रहा है।
इसने यहाँ पे जो एमिट की थी वो 3C का सर्कल पहुंच चुका है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1C 2C 3C। एयरप्लेन यहाँ पे है, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे एमिट की थी वो यहाँ तक पहुंची है, जो यहाँ एमिट की थी वो 2C के सर्कल तक, जो यहाँ एमिट किया है वो C के सर्कल तक। अब देख सकते हैं अपस्ट्रीम ट्रेवल नहीं कर पा रही साउंड। जब भी वेव एमिट हो रही है वो बैकवर्ड तो ट्रेवल कर पा रही है पर वो फॉरवर्ड ट्रेवल नहीं कर पा रही। ये कब हो रहा है? जब मार्क नंबर 1 है एयरप्लेन का, ठीक है। तो इसमें हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं, ये जो हमारे पास ये जोन है, ये जोन ऑफ साइलेंस है रिलेटिव टू प्लेन। प्लेन के आगे जो भी जोन होगी वो हमेशा जोन ऑफ साइलेंस रहेगी, वहां पे कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जबकि इन केसेस में हमेशा साउंड मजीद आगे ट्रेवल कर पा रही है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है। तो दिस इज जोन ऑफ साइलेंस, दिस इज जोन ऑफ एक्शन। जो साउंड है या प्रेशर वेव्स हैं वो इस सारे रीजन में पेनिट्रेट कर जाएंगे विद टाइम, पर कभी भी इस लाइन से आगे नहीं जा पाएंगी। हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो प्लेन है, हम प्लेन के अंदर बैठ के देख रहे हैं चीज। So this is called tangent plane, which is also known as Mach wave. And finally, इधर आप मार्क नंबर 1 को एक्सीड कर चुके हो। पहले आप यहां थे, फिर यहां और अब यहां हो। ये 3C के बाद सर्कल यहां तक आया है। अब जो ये डिस्टेंस है ये C से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें अब आपकी जो वेव एमिट हुई है वो इस कर्व से आगे निकलेगी। अगर ये दोनों C होता और ये 2C होता तो जो ये एंड है और जो ये एंड है सर्कल का, ये आपस में ओवरलैप कर जाता। पर क्योंकि ये डिस्टेंस C से ज्यादा है तो अब जो 2C होगा वो ये जो ये सर्कल है इससे बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली C पे ये है और अब यहाँ पे नई वेव एमिट होनी है। इसको हम कहते, अगेन ये जोन ऑफ साइलेंस है, इससे जो कोन बने, जैसे आप 3 डायमेंशन में देखेंगे तो इट्स अ कोन, एंड इस ये भी 3 डायमेंशन में इट्स अ प्लेन, इसलिए एक मार्क प्लेन है और ये मार्क कोन है। और ये कौन किस तरह बनी हुई है, जितने भी ये सर्कल्स हैं इनके हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। मजीद जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डॉपलर इफेक्ट आता है, आपने एफएससी में ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, विच इज सिंपली दिस एंड दिस, कि आपको सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, लेट्स से वो है सिमिलरली दूर, लेट्स से सोर्स आपसे 100 मीटर दूर है, पर वो 100 मीटर दूर और वो आपकी तरफ आ रहा है, या 100 मीटर दूर है और आपसे अवे जा रहा है, आपको जो साउंड की पिच है वो डिफरेंटली परसीव होगी। हालांकि डिस्टेंस सेम है बट इट डिपेंड सोर्स आपकी तरफ मूव कर रहा है या आपसे अवे मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखें, लेट्स से यहाँ पे सोर्स है, अब एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और एक बंदा उसी तरह इक्वली डिस्टेंट यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं वो कंप्रेस होके आ रही हैं, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, तीसरी वेव ये है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। यहाँ पे जो वेव्स हैं वो स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, कि डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको इनकमिंग वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आप फील करते हैं। ये साउंड के लिए सिर्फ नहीं है, बट साउंड इज वन थिंग, ये लाइट के लिए भी इवन आपने पढ़ा होगा रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट ऑफ स्टार्स। तो जो स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी वेव्स लेंथ बढ़ जाती है लाइट के आते आते, और उसमें शायद ब्लू शिफ्ट होती है, रेड होती है, ब्लू, ये मुझे शोर नहीं, बट आई गेस ब्लू शिफ्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डॉपलर इफेक्ट इज, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल वेव्स वेदर साउंड और लाइट। मार्क वेव का भी हमने कर लिया, मार्क कोन भी डिस्कस कर लिया है। साइन अल्फा, अब ये जो साइन है ना अल्फा, विच इज सिंपली हाफ द एंगल ऑफ कोन, ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इस ट्राइंगल को बनाती, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। इसी तरह अगर मैं ये एंगल बनाऊं, ये भी अल्फा है, ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर अल्फा। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं,
ठीक है, ये जो ये डिस्टेंस है दिस इज v, एंड दिस इज c। ये हाइपोटेन्यूज ले लें हम, ये वाला, ये बेस ले लें, ये परपेंडिकुलर ले लें, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बट यहां पे sin अल्फा इज इक्वल टू c ओवर v लिखा हुआ है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि why इज इट सो? ये ठीक है या ये ठीक है? सर दोनों ही ठीक है सर, दोनों से एंगल सेम ही आएगा सर। साइन अल्फा वाला ठीक है कि उन्होंने टेंजेंट पे अगर ले तो फिर उस हिसाब से। दोनों तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो sin 40 इज नॉट इक्वल टू tan 40 लेट्स से, ये बात होगी। तो जैर तुमने क्या कहा है? सर साइन अल्फा वाला ठीक है सर, वो हम जो एंगल ले रहे हैं वो टेंजेंट के हिसाब से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना सर, टेंजेंट और सी के दरमियान में 90 अगर बनाए तो 90 फिर ये डिग्री एंगल किधर है? सर ये टेंजेंट और सी के दरमियान में, ऊपर ऊपर सर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सर। सर हाइपोटेनस जो v का डिस्टेंस है ये हाइपोटेनस ले और परपेंडिकुलर c ले। ठीक है, यस सर, अब ये सही है सर। क्योंकि जब भी आप किसी भी सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा लाजमी। तो ये टेंजेंट है और ये c जो है ये रेडियस है। तो जो 90 डिग्री एंगल है वो ये नहीं है, वो ये है। अगर आप इसके साथ से चीजें देखेंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो इस बेसिस पे साइन अल्फा बनता है c ओवर v। ठीक है, तो ये आपके पास मार्क नंबर हमें पता है इट इज v ओवर c, तो c ओवर v इज 1 ओवर मार्क नंबर। तो हमें सिंपल अगर मार्क नंबर निकालना हो तो हम इस अल्फा एंगल की मदद से मार्क नंबर निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ, ये जो हमारे पास एक शॉक वेव है, दिस अपीयर्स इन रियलिटी basically due to pressure changes। हेलो, ठीक, बेसिकली ड्यू टू प्रेशर चेंजेस जो वेपर होता है एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होने लग जाता है। हमें पता है कि जो कंडेंसेशन और ये सारे जो प्रॉपर्टीज है डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो ये बेसिकली वेपर जो है ये वो कंडेंस हो रहा है और जो शेप बन रही है ये आपके पास वो है मार्क कोन की। फर्दरमोर हम देखते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो में इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रीली। कंप्रेसिबल सबसोनिक फ्लो जो कि ये है, इसमें इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में ज्यादा आराम से प्रोपेगेट कर पा रही है बट स्टिल अदर डायरेक्शंस में भी प्रोपेगेट कर पा रही है। फिर हमारे पास कंप्रेसिबल सुपरसोनिक फ्लो आ जाता है जो कि एक्चुअली इसके नीचे जो फिगर थी वो थी। इसमें देयर इज अ जोन ऑफ एक्शन एंड देयर इज अ जोन ऑफ साइलेंस। इसमें एक ऐसी जोन है जिसमें साउंड लेट से कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाती। ये शॉक वेव पे एक ये वीडियो है जो कि आप अगेन क्योंकि इसके पीछे वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं चीजें, अपने ओन पे आप देख लें। बट इसमें हाँ चलो थोड़ी देख लेते हैं। अभी ये सब सोनिक है, जब एयरप्लेन सब सोनिक है तो आप देख सकते हैं हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है, सब हम हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है हम एयरप्लेन, हम एयरप्लेन के साथ साथ मूव कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं साउंड किस तरह ट्रेवल कर रही है। तो आप देख सकते हैं पीछे भी ट्रेवल कर पा रही है आगे भी, लेकिन ड्रॉपलेट इफेक्ट की वजह से आगे ज्यादा वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, पीछे कम। जब ये सुपरसोनिक हो जाता है एयरप्लेन तो इट emits sound waves like this, और ये देख सकते हैं आप एक मार्क कोन बन रही है। अब इसमें जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो ये है कि जब सुपरसोनिक जो फ्लाइट्स हैं ना
वो इन जनरल लैंड के ऊपर वो होती हैं, बैन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वेव आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर्स नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट प्रेशर्स है, क्योंकि साउंड इज एक्चुअली प्रेशर वेव। तो जब ये ह्यूमन, ये एनिमल एक्सपीरियंस करता है तो आपको एक काफी बूम की आवाज आती है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज मेनली है, जो नॉइस को भी पोल्यूशन समझती हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि इस तरह की जो फिनोमेना है वो ओवरलैंड ना हो। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये जो वेव है ये बेसिकली इस तरह का कर्व बनाती है, और साइंटिस्ट एक्चुअली स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं टू गेट एन आइडिया के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके अंदर जो प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस है, और इसकी बेसिस पे जो सोनिक बूम है, जो शॉक वेव की वजह से आपको बूम फील आवाज आती है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फर्दरमोर ये एन वेव होती है क्योंकि एक वेव यहाँ से स्टार्ट होती है जो जहाज की टिप से, और फिर जहाज की जब ये एंड है यहाँ पे खत्म होती है, तो मेनली दो आपको सोनिक बूम सुनाई देते हैं, बट वो इतने क्विक होते हैं कि जनरली हमें ये एज वन साउंड परसीव करते हैं एज ह्यूमन। एंड फाइनली शॉक वेव का फिनोमेना सिर्फ जहाजों में नहीं है। इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड कि जो ये डायनासोर था, व्हाटएवर इट्स नेम इज, ये अपने प्रेडेटर्स को भगाने के लिए अपनी टेल इतना क्विकली मूव करती थी कि वो भी एक शॉक वेव प्रोड्यूस करती थी। फर्दरमोर देयर इज अ काइंड ऑफ लॉबस्टर जो अपने प्रे को स्टन करने के लिए शॉक वेव जनरेट करता है, और जो प्रे है वो उस शॉक वेव से स्टन हो जाता है, फिर ये आराम से अपने प्रे को खा लेता है। तो दिस वाज ब्रीफ वीडियो ऑन शॉक वेव, अपने पे आप देखें। एक लिंक भी दिया, पता नहीं इसी वीडियो का दिया या शायद एक और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो भी मुझे मिली है जिसका मैंने लिंक दिया। सो एक सिंपल सी एग्जांपल है, वी हैव एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट 1.5 माक नंबर एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर्स। तो इसमें हमें सिंपली ये डिटरमिन करना है कि जहाज के ये उज़ैर शहीर है, कौन है? सर मुझे ही कंसीडर कर लो। नहीं यार, इसकी दोनों टांगे ठीक हैं, शहीर है। तो ओह बहुत हार्ड। ये शहीर है और जहाज क्या? इसके ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि इस जहाज के गुजरने के कितनी देर बाद शहीर को सुनाई देगी जहाज की आवाज, ठीक है। ये आपकी माँ कौन बनी हुई, और हमने बात की थी कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, और ये एंगल सेम है। आई गेस इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहते हैं, टर्म्स ही भूल गई है मैथ्स की, लेकिन वी नो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितना एंगल बना रहे हो उधर ये एंगल उतना ही बनाएगा। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। आज एक्चुअल वही शॉक वेव्स की पिक्चर्स हैं। सो इस अल्फा के लिए मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि tan इनवर्स दिस बाय दिस। ऑलराइट, ये मैंने ये ट्रायंगल बनाया जो मैं कंसीडर कर रहा हूं। दिस z इज 1000 मीटर, ये हमें गिवन एलिवेशन। ये डिस्टेंस कितना है? जिस तरह जहाज मूव करेगा ये वेव, ये जो ये वेव है, ये कौन का ये जो ये भी उसी स्पीड से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल अल्फा है ना, ये c/v है, तो स्पीड ऑफ साउंड तो कांस्टेंट ही रहती है। v भी हम कह रहे हैं जहाज का लेट से कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो ये एंगल अल्फा इज कांस्टेंट। यानी जिस तरह ये जहाज आगे जाता जाएगा उसी स्पीड से ये जो ये एंड है वेव का वो भी आगे जाता जाएगा। जहाज की स्पीड v है तो इस वेव की इस एंड पे जो स्पीड है वो भी v है, वो भी v की स्पीड से ही आगे मूव करेगा।
तो हमने v मल्टीप्लाइड बाय t, ये t वो टाइम है जो हमने फाइंड करना है जितनी के जहाज जो है वो की साउंड उस शहीद तक पहुंच गए। सो हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स z ओवर x एंड z इज 1000, x इज vt। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1000 बाय vt, ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमने पीछे देखी है दैट मार्क नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर sin अल्फा। मार्क नंबर हम फर्दर मोर अल्फा की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स 1000 ओवर vt। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट अगर हमने v फाइंड करनी है तो v इज इक्वल टू मार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हम टेबल से इसमें देख रहे हैं, लेट्स से स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन, मार्क नंबर क्वेश्चन में बताया 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम v फाइंड कर लेंगे। v की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें 1.5 मल्टीप्लाई बाय 343, मार्क नंबर भी हमें 1.5 पता, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जिसको हम सिंपल सॉल्व करके अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2.17 सेकेंड्स। ठीक हो गया। मेक श्योर अगर आप tan इनवर्स डिग्रीज में ले रहे हैं तो फिर उसका साइन भी डिग्रीज में लें, tan इनवर्स रेडियंस में ले रहे हैं तो फिर साइन भी जो होगा वो भी रेडियंस में लें। either way you will get the correct answer। और ये फर्दर मोर गिवन है कि मार्क नंबर और टाइम, कितने टाइम बाद आपको वो आवाज सुनाई देगी। मार्क नंबर जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा टाइम बाद आपको आवाज सुनाई देगी एयरप्लेन की। जब मार्क नंबर 1 हो गया तो टाइम 0 हो गया, क्योंकि मार्क नंबर जब कम होगा 1 से तो आपको साउंड पहले ही सुनाई देगी जहाज की। लाइटनिंग भी, बिजली जब कड़कती है तो हमें वो दिखाई देती है फिर उसके बाद में सुनाई देती है, उसकी भी वजह ये तो नहीं, लेकिन खैर उसकी वजह कि स्पीड ऑफ साउंड टेक्स मोर टाइम, साउंड टेक मोर टाइम देन लाइट, वो खैर थोड़ा डिफरेंट ही है। बट इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो जहाज की स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, से जहाज पहले नजर आ जाता है और साउंड बाद में आती है। आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ एन आइडियल गैस, आइसेंट्रोपिक फ्लो भी होता है, नॉन आइसेंट्रोपिक फ्लो भी होता है। आइसेंट्रोपिक इज एन आइडियल फ्लो जिसमें दो कंडीशंस मीट हो रही हैं। कौन कौन सी मीट हो रही हैं? पहली ये कि देयर आर नो फ्रिक्शनल लॉसेस, एंड सेकेंडली जो हीट है उसको टाइम नहीं मिल रहा कि वो साउंड वेव जहां जनरेट हो रही है उससे इधर उधर मूव कर सके। दोनों assumptions हैं, एक्चुअली दोनों assumption थोड़ी थोड़ी रॉन्ग है, बट टू सिंप्लीफाई फ्लो वी कंसिडर आइसेंट्रोपिक फ्लो। So steady flow, there is no work, shaft work, and flow is considered steady. One dimensional velocity and fluid properties change in streamwise direction only, ठीक है। बेसिकली हम ये फ्लो इनसाइड अ नोजल स्टडी करेंगे, तो नोजल की डायरेक्शन के अलोंग से प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, उसके क्रॉस सेक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट रह रही है। आइसेंट्रोपिक फ्लो है एडियाबैटिक प्लस फ्रिक्शनलेस। फिर हमारे पास आइडियल गैस है, हमारे पास कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट वैल्यूज हैं। थर्मोडायनामिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों को आइडिया होगा कि स्पेसिफिक हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट इधर हम उनको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं टू सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अभी हम नोजल में फ्लो को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं तो रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में हमारे पास डेंसिटी इज आल्सो वेरिएबल, so it's not a1 v1 is equal to a2 v2, it's rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2। हम log ले लें तीनों दोनों साइड्स का, तो ये हमारे पास आप लोगों को आइडिया होगा log की एक प्रॉपर्टी होती है, log of x y is equal to log of x plus log of y। इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, उसी बेसिस पे ये log रो ए वी अलग अलग कर दिए। और कांस्टेंट ऑफ अ log नहीं, log of a constant is another constant, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, बट अगेन दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट, कि हमने सिंपल एक कांस्टेंट का log लिया। हाँ, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है।
अब हम आहिस्ता आहिस्ता ढेर सारी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, जस्ट डिफरेंशिएट। नेचुरल लॉग या एक्चुअली लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 over दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो लॉग का डिफरेंशियल इज 1 over रो, लॉग ऑफ रो का डिफरेंशियल 1 over रो। फर्दर मोर हम किसी चीज के साथ डिफरेंशियल नहीं ले रहे तो सिंपल रो का डिफरेंशियल साथ आएगा। ये हम शायद पहले कर चुके हैं लेकिन एक दफा लेट्स डू इट अगेन। इसका क्या रिजल्ट आएगा? डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर्ड का क्या रिजल्ट आएगा? 2x dx। हाँ, 2x dx, ठीक है। जब हम खाली डिफरेंशियल जब किसी के रिस्पेक्टिव लेते हैं, जब dx के रिस्पेक्टिव लेते हैं तो हम सिर्फ 2x लिखते हैं। क्यों? क्योंकि dx dx आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरह dA by a हो गया, dv by v हो गया, dv by v को दूसरी साइड पे लेके उसके साथ माइनस आ गया। अब अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएं कंप्रेसिबल फ्लो वाली जो बर्नौली इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म पे हम लगा रहे हैं और वो कंप्रेसिबल फ्लो लगा रहे हैं। ये चैप्टर 3 में है। चैप्टर बर्नौली इक्वेशन हमने सही से ड्राइव नहीं की तो शायद ये इक्वेशन हमने ना देखी हो, बट चैप्टर 3 में बर्नौली इक्वेशन के टॉपिक में ये इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये अब रो के साथ डी नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि डेंसिटी वेरी कर रही थी तो इसके साथ डिफरेंशियल क्यों नहीं है, ये हमने डिफरेंशियल से बाहर लेके आए हुए हैं रो, ऐसा नहीं है। ये रो बेसिकली एक्सेलरेशन के साथ था, ठीक है। सॉरी मैस जो होती है ना एम में, मैस इनटू एक्सेलरेशन, उसमें जो मैस था ये डेंसिटी उसके साथ है जो कि यहाँ पे आई हुई है। ये इस डिफरेंशियल के अंदर नहीं थी और हमने बाहर नहीं निकाली, ठीक है। ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए है, डेंसिटी इज वेरिएबल। इसलिए जब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहूंगा तो मैं इस डेंसिटी को इंटीग्रल से बाहर नहीं लेके आऊंगा, ना मैं इसको इस डिफरेंशियल से बाहर लाया हूँ। ये बेसिकली मैस के साथ थी और उस हमने पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड किया, इस वजह से यहाँ पे आई हुई, और सॉरी मल्टीप्लाई किया था, इस वजह से यहाँ पे आई हुई। सो दिस इज आवर बर्नौली इक्वेशन, ओके। हम एक स्ट्रीमलाइन को देख रहे हैं, इस केस में देखेंगे तो चाहे फ्लो कंप्रेसिबल हो इनकम्प्रेसिबल हो, क्योंकि इसमें हम लॉसेस नहीं कंसिडर कर रहे, हम अज्यूम करें कि फ्लो इज आइसेंट्रोपिक, तो इसलिए वो HL वाली जो टर्म थी इसमें नहीं है, और बर्नौली इक्वेशन हम उसके बगैर लगा रहे हैं, HL के बगैर, हेड लॉस के बगैर। इन जनरल पोटेंशियल एनर्जीज कैन बी नेग्लेक्टेड, अगेन हमने फाइंड, इसके बाद मेनली जो एनालिसिस करना है वो हमने नोजल का करना है, और नोजल में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इवन फॉर अ वर्टिकल रॉकेट के नोजल में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है एयर बहुत कम डेंस होती है। तो इसमें हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। ऊपर हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो ये थी, अब हमारे पास ये इक्वेशन आई, ये साइड और ये साइड इक्वल हमने कर, इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन फर्दरमोर किस तरह आई है, हमने इसको इसके इक्वल पुट किया है, एंड हमने ये dp रो v स्क्वायर्ड कॉमन ले लिए। अगर मैं इसमें से dp रो v स्क्वायर्ड कॉमन लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो तो कॉमन लिया, रो इधर आ जाएगा, और dp मल्टीप्लाई भी हो जाएगा अंदर, इस तरह v स्क्वायर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन इट इज सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, में इसमें टाइम नहीं करना चाहता, आपको पता है। इसको मैं सिंपल यूं दिखा देता हूँ, x + 1, अगर मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो अंदर मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली 1 +
1/x। 1/x। हाँ, तो सिंपल हमने यही किया हुआ इधर, जब ये कॉमन लिया तो 1/this हमने इधर अंदर ले मल्टीप्लाई कर दिया। सही है सर। ये हमारे पास पिछली इक्वेशन है। नाउ यूजिंग दिस, हमने देख स्पीड ऑफ साउंड जब ड्राइव की थी तो हमने देखा था वो इसके इक्वल होती है। फर्दरमोर मार्क नंबर इज इक्वल टू v/c। तो जो ये है दिस इज c² जो डिनोमिनेटर है, एंड v² / c² इज इक्वल टू मार्क नंबर स्क्वायर। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन ये आ गई। इस तरह आपने देखा था हमने ओपन चैनल फ्लो में हम चाहते थे किसी तरह फ्राउड नंबर को इक्वेशन में डाल दें। इसी तरह इसमें हमारी प्रायोरिटी ये थी हम मार्क नंबर को इक्वेशन में डाल दें ताकि हम सब सोनिक और सुपरसोनिक फ्लोज को आपस में देख सकते हैं वो किस तरह डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ये इक्वेशन ये वाली है। फर्दरमोर हमारे पास एक ये इक्वेशन थी, अगर हम इसकी जगह ये पुट करें तो हमारे पास फर्दरमोर एक और इक्वेशन ये आ जाती है। अब जो इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन का वक्त आया वो देखते हैं। नाउ रो ए एंड बी ऑल कैन चेंज। अगर ए चेंज हो रहा है तो सब सोनिक फ्लो में, या सॉरी एक्चुअली इनकम्प्रेसिबल फ्लो में सिर्फ v चेंज होती थी। तो इसमें वेलोसिटी कम होगी लाजमी और इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी लाजमी, बट नाउ डेंसिटी कैन आल्सो चेंज। तो अब वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी वो कैसे हमें पता चलेगा, वो हमें ये है dv यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ये है dA यानी एरिया चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी किस तरह चेंज होगी। अब ये साइन माइनस है, हमने बेसिकली साइन में हम ज्यादा इंटरेस्टेड, हम ये देखना चाहते हैं कि एरिया कम हो रहा है तो क्या वेलोसिटी भी कम होगी या वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब ये मार्क नंबर लेस देन 1 है तो ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव होगी सर। जब मार्क नंबर लेस देन 1 है तो 1 माइनस मार्क नंबर स्क्वायर क्या होगा, ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी और ये पूरी टर्म क्या होगी, नेगेटिव। यानी चेंज ऑफ एरिया के साथ जो साइन है चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट साइन। और हम देखते हैं मार्क नंबर जब 1 से कम होता है, जब फ्लो सबसोनिक होता है तो इसमें फ्लो डिसेलरेट करता है, वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि एरिया बढ़ता है वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो एरिया कम। जब हम मार्क नंबर 1 को क्रॉस करेंगे तो इस टर्म का साइन क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव। इसका नेगेटिव हो जाएगा और ओवरऑल टर्म का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी डी, अगर डी ए पॉजिटिव है यानी अगर एरिया बढ़ है तो वेलोसिटी डीवी भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, सो मार्क नंबर 1 के लिए लेस देन 1 के लिए हमने देखा था, मार्क नंबर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें ये आएगा। ये उल्टा तो नहीं है, जब DA इज लेस देन 0 DV। अच्छा ठीक है, ये सब सोनिक के लिए, तब हम सुपर सोनिक के लिए होगा। जब एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी फॉर अ सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, और क्योंकि डेंसिटी भी है, अब डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, वो इस तरह चेंज होगी, और आप देखिए डेंसिटी काफी चेंज होगी क्योंकि रो ए बी 3 वेरिएबल्स हैं और ए बी 2 वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, तो डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम होना पड़ेगा। और सिमिलरली इसमें ए बी दोनों कम हो रहे हैं तो डेंसिटी को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। सुपरसोनिक में डायरेक्ट रिलेशन है सर। हाँ, ए और बी का एज पर दिस इक्वेशन, और ये तो लिखा भी है। सबसोनिक के लिए दिस इज डिफ्यूजर एंड दिस इज नोजल, सुपरसोनिक के लिए दिस इज नोजल एंड दिस इज डिफ्यूजर। क्योंकि नोजल हम उससे कहते हैं जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है, डिफ्यूजर हम उसमें कहते हैं जिसमें वेलोसिटी कम होती है। तो फॉर अ सुपरसोनिक एंड अ सबसोनिक क्या कहते हैं, फ्लो, ये ऑपोजिट है। और आपको आपने खैर अभी एक और चीज देखी हुई, रॉकेट्स के जो नोजल होते हैं वो किस शेप के होते हैं, इस शेप के या इस शेप के? सर ये फ्लो सर नीचे वाली। नोजल सर, नोजल होता
चल रॉकेट के नोजल्स इस तरह के होते हैं, फ्लो यहाँ से आ रहा होता है और वो इस तरह के होते हैं। सर नीचे से या दोनों शेप एक ही नहीं है? मतलब रॉकेट इस साइड पे है, ये रॉकेट है हॉरिजॉन्टली। सही। यस सर, हाई वेलोसिटी से थ्रस्ट के लिए। सर बैक साइड जो होती है जहाँ से गैसेस हाँ ये रॉकेट है। जी सर, इसको हम भेज देते हैं स्पेस में। तो उसका नोजल एक्चुअली इस शेप का होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो फ्लूइड एंटर हो रहा होता है वो सुपरसोनिक होता है, तो उसको मजीद हमने स्पीड देने के लिए वो नोजल इस तरह होता है। इसका एक और पार्ट भी होता है जो कि इस साइड पे होता है, वो इस तरह का होता है, बट यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा होता है वो नोजल वो इस तरह का होता है। ठीक है जी। इसको मजीद हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। हमने अगर राइट हैंड साइड 0 करनी है तो मार्क नंबर की क्या वैल्यू होगी? 1। मार्क नंबर 1 होगा तो ये साइड 0 हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पे क्या है? डी ए बाई डी वी। डी ए बाई डी वी 0 हो रहा है, इसका ये मतलब है, क्या मतलब है? अगर डी ए बाई डी वी या किसी चीज का डिफरेंशियल 0 हो रहा है तो स्लोप के रेफरेंस से, या मिनिमम मैक्सिमा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसके रेफरेंस से इसका क्या मतलब होता है? और चेंज नहीं आ रहा एरिया में, ये कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट हो गया सर, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट, इसका ये मतलब होता है कि या तो डी ए बाई डी वी मैक्स, मतलब जो एरिया है या वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। कर्व हॉरिजॉन्टल हो रहा है और एरिया या मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, यानी मार्क नंबर जो 1 होगा वो कहां पे होगा? या मैक्सिमम एरिया पे होगा, अगेन हम नोजल की बात करें, या मिनिमम एरिया पे। अब ये दो नोजल्स हैं, एक इस शेप की, एक इसे हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं मार्क नंबर 1 किस में हो सकता है। इसमें होगा तो मैक्सिमम एरिया पे होगा, इसमें होगा तो मिनिमम एरिया में। इसमें अगर मैं फ्लो एंटर करता हूं सबसोनिक, तो उसकी स्पीड क्या होगी जब वो फ्लो करेगी? कम हो जाएगी, कम होगी। कम होगी। तो क्या यहां तक आते आते वो कम होगी? यहां से सर वो मिनिमम पे आ जाएगी। हाँ, लेकिन आप देखते हो सबसोनिक की आपकी स्पीड मजीद कम हो रही है, तो आप मार्क नंबर 1 की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है यार, ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ, मैं नया स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक को करते हैं कवर। मेरा है कि इस वीक हमारा कोर्स खत्म हो जाए, तो इस टॉपिक कवर करते हैं, साथ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। टाइम खत्म हो गया मीटिंग का।